अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टॉलिसियस थ्योरम, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉलिसियस थ्योरम को समझने से पहले इसका पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थ्योरम क्यों बना और इसमें बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प से हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोग टॉलिसियस थ्योरम में जो हमारा पर्पस होता है वो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें इसकी बाकी की सारी फंक्शनिंग समझ आए। तो अगर इसकी डायग्राम देखें तो मैंने भी सिंपल एक टैंक ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इस टैंक में हम लोगों ने येलो कलर का एक लिक्विड फिल किया हुआ है जिसको फ्लूइड है। बेसिकली जो हमारा फ्लूइड है वो यहाँ पे एक लिक्विड मटेरियल है, वो लिक्विड मटेरियल वाटर भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस टैंक की कंस्ट्रक्शन नॉर्मल टैंक्स की निस्बत थोड़ी डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि हमारे पास यहाँ पर एक ओपनिंग है। ठीक है, इस पॉइंट पर कह लें कि टैंक के अंदर एक होल है और एक ओपनिंग है जहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, फ्लो आउट कर रहा है इस वाली ओपनिंग से। इस ओपनिंग को हम लोग इस आर्टिकल में होल नहीं कहेंगे बल्कि ओरिफिस कहेंगे। ठीक हो गया। और ये जो वाटर की एक आप लोग कह लें कि एक फवार बाहर निकल रही है जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, उसको हम कहेंगे स्ट्रीम ऑफ द फ्लूइड, को हम इफ्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये ओरिफिस और रिफ्लेक्स इन दोनों वर्ड्स का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये आर्टिकल इजीली इसको बुक से अंडरस्टैंड कर सकोगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो मेरी ओरिफिस है इसको मैंने ए का नाम दिया, मतलब कि जो मेरी स्मॉल ओपनिंग है इस टैंक के अंदर मैंने इसको ए का नाम दिया है। आपको एक और स्मॉल ओपनिंग नज़र आएगी, इसको हमने बी का नाम दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये ओरिफिस है और ये हमारा ये जो एक स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड है ये हमारा इफ्लेक्स है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हाइट की। तो जो ये टैंक है इसकी हाइट है h1, यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ से जो ओपनिंग से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस है, यहाँ इस टैंक की जो लोअर सरफेस तक का डिस्टेंस है वो h2 है। और अब हमने कैलकुलेट करना था डिस्टेंस कहाँ से, इस ओपनिंग के अपर एंड से लेकर टैंक के अपर एंड तक का डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लार्ज वैल्यू में से h1 में से इस स्मॉल वैल्यू h2 को माइनस कर देंगे, तो सिंपल मुझे इस वाले रीजन की हाइट मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये तो हमारी डायग्राम की डिस्कशन थी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर कि अब हम लोगों ने इस डायग्राम में स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स को फाइंड आउट करना है, मतलब कि वो स्पीड फाइंड आउट करनी है जिससे जो फ्लूइड है वो ओरिफिस ए से बाहर की तरफ फ्लो आउट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ओपनिंग बी है, फिलहाल मैं इसको, आप समझिए कि मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि टैंक यहाँ से क्लोज्ड है, मैं जस्ट इस ओपनिंग ए को डिस्कस कर रही हूँ, ओरिफिस ए को डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ से पानी टैंक में मौजूद था और कह लो कि जो फ्लूइड है वो किस तरह से इस ओरिफिस ए से बाहर की तरफ फ्लो आउट कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है जिस स्पीड से वो बाहर की तरफ फ्लो आउट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि इस आर्टिकल का, इस थ्योरम का क्या पर्पज़ है, टू फाइंड द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैंने इसमें लिखा है कि एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टैंक इज़ ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द ओरिफिस। ये हमें नज़र आ रहा है कि टॉप ऑफ द टैंक का जो एरिया है जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एरिया ऑफ द ओरिफिस। अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट करूँ तो वो नज़र आ रहा है कि वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिफिस। तो ये हमें एक बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखें मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैंने पॉइंट आउट किया है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। हमें क्या, हम लोगों ने, अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को थोड़ा सा रिपीट करूँ तो हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन का कंक्लूजन ये बताता था कि अगर एरिया जो है उसे कम कर दिया जाए तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है और अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मतलब कि एरिया और स्पीड में एक इन्वर्स रिलेशन चलता है। तो अब मुझे यहाँ से आप खुद बताएं कि इस वाले रीजन का एरिया ज़्यादा है और इस वाले रीजन का एरिया कम है तो स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी। आप लोग कहें कि ऑब्वियसली लार्जर एरिया में स्पीड ज़्यादा होती है और स्मॉलर एरिया में स्पीड जो है वो लार्जर एरिया में स्पीड कम होती है और स्मॉलर एरिया में स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि स्पीड किस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं एरिया के साथ। तो उसको ज़रा एक मिनट देख लेते हैं। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो समझ आता है कि v2 स्पीड के साथ वाटर फ्लो आउट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट समझ आ रही है और a2 एरिया है और उसमें से वाटर जिस स्पीड के साथ फ्लो आउट कर रहा है वो v2 स्पीड है। अब यहाँ पर किस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है वो देख रहे हैं। अब हो ये रहा है कि बिकॉज वाटर टैंक फिल्ड था और उसमें से पानी मुसलसल जो है वो यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि वाटर लेवल डिक्रीज़ कर रहा है।
ठीक है। जो पहले पानी यहाँ तक फिल आउट था, जो फ्लूइड था वो यहाँ तक फिल आउट था, अब वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जाहिर से पता है किसी ना किसी स्पीड के साथ रिड्यूस हो रहा है ना टैंक में वाटर लेवल। तो वो स्पीड क्या है जिससे वाटर यहाँ से फ्लूइड, मैंने अपने फ्लूइड को वाटर से मैं बार बार रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आपने इसको मिक्सअप कंफ्यूज नहीं होना, फ्लूइड और वाटर में एक ही चीज़ों को कह रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ से जो फ्लूइड है उसका लेवल रिड्यूस हो रहा है, तो उसका लेवल जो रिड्यूस हो रहा है वो किसी ना किसी स्पीड के साथ रिड्यूस हो रहा है, उस स्पीड को हम v1 कह रहे हैं। और जिस स्पीड के साथ ये जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लो आउट कर रहा है ऑरिफिस ए में से, उसको हम स्पीड v2 कह रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि स्पीड v1 का जो एरिया है, जो स्पीड v1 जिस एरिया में की स्पीड है वाटर के लेवल की जो स्पीड है वो क्या है a1, मतलब वो एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पर एरिया कम है लेकिन स्पीड कितनी है v2 है। तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी v2 स्पीड को v1 स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि v2 स्पीड के पास क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है एज़ कम्पेयर टू v1 स्पीड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि v1 जो है वो बहुत स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू v2। v1 इतनी ज़्यादा स्मॉल है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि v1 को हम इग्नोर कर सकते, तो हम कहेंगे v1 0 है। v1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, v1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब इसको अगर आप रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो आप लोगों ने बहुत सी दफ़ा ऐसे इस तरह के अपने घरों में भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट देखा होगा जिसमें आपके पास एक बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, आपके पास स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको पानी बड़े ज़्यादा एक कह लें कि स्पीड के साथ फ्लो आउट होता नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाटर लेवल की स्पीड बहुत कम तेज़ी से रिड्यूस हो रही है। समटाइम आपको फील भी नहीं होगा कि इस टैंकी में से पानी जो है वो नीचे जा रहा है, और यहाँ लेकिन अगर आप टैंकी के नीचे कोई टैप लगा हुआ है उसको ओपन करेंगे तो आपको बहुत तेज़ी से पानी बाहर फ्लो आउट होता नज़र आएगा, लेकिन ऊपर से देखने पर पता भी नहीं चलेगा इसमें से पानी जो है वो उसका लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से उसने कहा कि स्पीड इतनी कम है, v1 स्पीड इतनी कम है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहले हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन से एरिया का रिलेशन इस्तेमाल करते हुए स्पीड के साथ ये कंक्लूड किया कि v1 स्पीड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया टैंक में वाटर लेवल की रिड्यूस होने की स्पीड है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वो स्पीड जिससे वाटर फ्लो आउट कर रहा है। हमने यहाँ तक कंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हम लोगों ने सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन को राइट डाउन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने पुट करना है v1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही v1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, ये वाला पूरा जो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, वो किस तरह सेम है इसको भी हमने अंडरस्टैंड करना है। आप देखें कि ये जो मेरा टैंक है ये एटमॉस्फेयर में प्लेस्ड है। अब एटमॉस्फेयर में प्लेस है तो मतलब इसका जो ये सरफेस A1 है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, P1 प्रेशर है जिसके ऊपर ये एक्सपीरियंस कर रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये ऑरिफिस है ये भी उसी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर इस ऑरिफिस पे लगाएगा, एटमॉस्फेयर वही प्रेशर इस वाली ऑरिफिस के ऊपर लगाए। सॉरी, ये ऑरिफिस है और ये तो उसका पूरा एक उसका कह लेंगे उसकी ओपनिंग है, ह्यूज ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑरिफिस पे लगने वाला प्रेशर और यहाँ पर लगने वाला प्रेशर, इस रीजन पे लगने वाला प्रेशर वो बिल्कुल सेम है, बिकॉज सेम एटमॉस्फेयर में ये टैंक प्लेस्ड है और सेम एटमॉस्फेयर इन दोनों साइड्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो इस वजह से जो प्रेशर की वैल्यू है वो सबके लिए सेम रहेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम लोग प्रेशर को P1 P2 लिखने की बजाय सिंपल P से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट साइड के प्रेशर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है हमने इसमें सिंपल क्या करना है कि जो रो वाली वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे ले जाना है और हाइट वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाना है और वेलोसिटी वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाना है, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हमें एक सेपरेट साइड पे लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से रो को कॉमन लिया। जैसे ही रो को कॉमन लिया हमें पता चला कि रो यहाँ पर भी मौजूद है और रो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइड पे मौजूद है, तो हम रो को कैंसिल आउट करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी और हम लोग क्या करेंगे, मैंने उसी इक्वेशन को यहाँ पर मैं ले आई हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल यहाँ पर जो 2 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास v2 स्केल की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यही हमारी स्पीड ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अगर आप अपनी कंक्लूजन पर जो बुक में लिखी है वो कहती है द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय अ फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 - h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ये कंक्लूजन क्या कह रही है, इसको समझने के लिए हमें एक और थोड़ा सा इसी डायग्राम को ज़रा डिफरेंट व्यू में देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अज्यूम कर लें कि हमारे पास 1 सेकेंड
ओके, अब अज्यूम कर लें कि हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है, और इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। जैसे ही ये ड्रॉप ऑफ वाटर हम यहाँ से थ्रो करेंगे तो वो नीचे जब ये सारा डिस्टेंस करके यहाँ इस वाली पोजीशन में पहुँचेगा, जिसको हम ऑरिफिस ए का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पहुँचकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी ए हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमने स्पीड को कैलकुलेट करना तो हम किस तरह करेंगे कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने के बाद हम लोगों ने उसमें वैल्यूज़ को पुट किया। हमें पता है कि अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, h1 माइनस h2 डिस्टेंस कवर के टाइम पर मैं लिख दूँगी s की जगह h1 माइनस h2। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मेरी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो मेरी कितनी थी, पोजीशन ए की पर पहुंचे, तो मैंने कहा कि फाइनल वेलोसिटी वी ए के इक्वल है, मैंने उसको डिनोट कर दिया। इनिशियली वो रेस्ट पर था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, मैंने उसको डिनोट कर दिया। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमें कुछ इस तरह से वी ए वेलोसिटी का आंसर मिला। इसका मतलब ये वो वेलोसिटी है जो एक सिंपल ड्रॉप ऑफ फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी वेलोसिटी थी या उसको रिसीव हुई है वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो अब कंक्लूजन ये कहता है कि स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोगों ने ये बात प्रूफ भी की कि इस ड्रॉपलेट की जो स्पीड है h1 माइनस h2 डिस्टेंस से फॉल करते हुए वो वही स्पीड है जो कि रिफ्लेक्स की स्पीड होगी यहाँ इस ऑरिफिस से लेकर ग्राउंड तक पहुँचते हुए। ये दोनों स्पीड्स एक दूसरे के सिमिलर होंगी और यही स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स थी जो हमारे अनकैलकुलेटेड थी, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। इस थ्योरम की हेल्प से हम लोगों को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स ही होती है। अच्छा, अब आगे आ गई। अब ये बात आप लोगों को पता है, लेकिन फॉर एमसीक्यू पर्पस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स इस पूरे टैंक की जो कंस्ट्रक्शन इसमें स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, तो आपने बताना है कि जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स है वो बॉटम की, जितना आप बॉटम के करीब आओगे स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स ज़्यादा होगी और जितना आप इसके अपर एंड के करीब जाते जाओगे स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स सबसे कम होती जाएगी। और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स ये तो ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है कि स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स मतलब कि यहाँ से जो ये जो मेरे पास रिफ्लेक्स है ये इस वाले पॉइंट तक पहुँचा। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कितना दूर जो है वो फ्लेक्स जाकर फॉल करेगा तो वो डिपेंड करेगा इसी ऑरिफिस की पोजीशन के ऊपर, और वो पोजीशन है सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन पे अगर ऑरिफिस होगा तो यहाँ से जो रिफ्लेक्स बाहर जो स्ट्रीम ऑफ वाटर या स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड फ्लो आउट करेगी उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा टैंक से, ठीक है। यहाँ आकर कहीं उसका रिफ्लेक्स फॉल आउट करेगा। अच्छा, ये तो हो गया अभी तक का जो हम लोगों ने स्पीड को कैलकुलेट किया ऑरिफिस ए के साथ, उसकी सारी डिस्कशन हो गई। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इस ऑरिफिस बी का क्या इस सारे में जो है कनेक्शन है और इसका क्या पर्पज़ है। जस्ट ये जो ऑरिफिस है इस वजह से ड्रॉ की गई है ताकि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया जा सके कि अब जो पानी यहाँ से या जो फ्लूइड है वो यहाँ से पास करेगा, वो यहाँ से पास आउट करने के बाद यहाँ से बाहर की तरफ जो है फॉल आउट करेगा। उसी तरह से है जिस तरह से कोई आपने नेचुरल कोई फव्वारा देख रहे हैं आप, ठीक है, तो वो भी उसमें से जिस तरह से पानी बाहर फ्लो आउट करता है यहाँ से भी उसी तरह से पानी बाहर फ्लो आउट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू मतलब होना ये चाहिए था कि यहाँ से निकलने वाले पानी की उतनी ही हाइट हो जितनी इस वाले टैंक की हाइट है, बिल्कुल सेम हो, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता। ये आइडियल केस में तो ऐसा होगा, अगर हमने आइडियल ड्राइंग ड्रॉ की इसमें तो हमने वैसा दिखाया है, लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं हो पाता। विस्कोसिटी प्रेजेंट, जो विस्कोसिटी है जो लेयर्स के बिटवीन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से। तो ये आपका टॉपिक था, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं वहीं पर आपको आया तो मैं आपके ग्रुप में आके आपको आंसर करूँगी या मैं वहीं पर आपको आंसर कर दूँगी।